नमस्कार। संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 27 जुलाई है और आप देख रहे हैं हमारा दैनिक बुलेटिन। दिल्ली विश्वविद्यालय के नामांकन का दूसरा चरण आज समाप्त हो गया। इस चरण में 24,814 नई सीटें आवंटित की गईं और 30,682 छात्रों को अपग्रेड मिला। छात्रों का आज रात 11:59 बजे तक सीट स्वीकार करना होगा। इसके बाद कॉलेजों को 28 जुलाई तक आवेदन सत्यापित करने का समय मिलेगा। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई तय की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा का पालन न करने पर सीट स्वतः रद्द हो जाएगी। इस चरण के बाद प्रवेश प्रक्रिया और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगी, क्योंकि लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में सीटें तेजी से भर रही हैं। गृह मंत्रालय ने जंतर मंतर क्षेत्र में सुरक्षा को और सख्त कर दिया है। हालिया प्रदर्शनों और संसद मार्च के बाद स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की कंपनियों को दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए भेजा गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह कदम संसद सत्र के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया गया है। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है, यातायात मार्गों पर नियंत्रण किया जा रहा है और स्थानीय निवासियों को सुरक्षा कारणों से असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में लेप्टोस्पायरोसिस का खतरा बढ़ गया है, जो कि लगातार बारिश और जलभराव से संक्रमण फैलने की आशंका तेज हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि गड्ढों और निर्माण स्थलों पर जमा पानी बीमारी का प्रमुख स्रोत बन रहा है। हाल ही में वडाला की एक लड़की संक्रमित पाई गई जब वह दूषित पानी में चली गई। अस्पतालों में ऐसे मामलों की निगरानी बढ़ाई गई है और डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि वे बरसात के दिनों में गंदे पानी से बचें, जूते पहनकर बाहर निकलें और किसी भी लक्षण पर तुरंत जांच कराएं। यह स्थिति शहर में जल स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन रही है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई के लिए भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। अगले 24 घंटों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों को जलभराव और यातायात बाधाओं से सावधान रहने की सलाह दी है। समुद्र तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी गई है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की अपील की गई है। प्रशासन ने आपात सेवाओं को तैयार रहने का निर्देश दिया है। लगातार बारिश से शहर के निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल घोषणा की है कि नीट परीक्षा को विश्वसनीय बनाने की जिम्मेवारी इन्फोसिस के संस्थापक नंदन नीलकणी को सौंपा जा रहा है। नीलकणी वही व्यक्ति है जिन्होंने आधार कार्ड जैसे असंभव सी लगने वाली परियोजना को मूर्त रूप दिया था तथा कर्नाटक की डिजिटल लैंड रजिस्ट्री का निर्माण किया था। हाल ही में हुई परीक्षा विवादों और पारदर्शिता पर उठे सवालों के बाद केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। नीलकणी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत करना, डिजिटल सुरक्षा बढ़ाना और छात्रों के लिए निष्पक्ष अवसर सुनिश्चित कराना है। बेंगलुरु के थलघट्टपुरा वन क्षेत्र में हाल ही में जहरीले कचरे की आग ने स्थानीय निवासियों को गंभीर संकट में डाल दिया है। आग से उठते धुएं और जहरीली गैसों ने आसपास के इलाकों में सांस लेने की समस्या और आंखों में जलन जैसी शिकायतें बढ़ा दी हैं। नगर निगम की लापरवाही और कचरा प्रबंधन की कमजोर व्यवस्था को लेकर नागरिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की आग से वायु गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ता है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य खतरे पैदा होते हैं। प्रशासन ने जांच शुरू करने का आश्वासन दिया है। अहमदाबाद के भोपाल इलाके में हाल ही में भारी बारिश और जलभराव के बाद राहत कार्यों को लेकर स्थानीय निवासियों ने मेयर हितेश बारोट का विरोध किया। लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने पर्याप्त राहत सामग्री और सहायता उपलब्ध नहीं कराई, जिससे बाढ़ प्रभावित परिवारों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेयर के दौरे के दौरान भीड़ ने नाराजगी जताई और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए। नागरिकों ने साफ कहा कि राहत कार्यों में पारदर्शिता और तत्परता की कमी है। इस घटना ने शहर में बाढ़ प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही पर नई बहस को जन्म दिया है। अहमदाबाद में साबरमती क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन डिपो बनाने की योजना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के तहत यह डिपो आधुनिक तकनीक से लैस होगा और इसमें ट्रेनों की मरम्मत, रखरखाव और संचालन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि इस डिपो में अत्याधुनिक उपकरण और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था होगी, जिससे परियोजना की दक्षता बढ़ेगी।
निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसे आने वाले वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चेन्नई में इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करने की दिशा में नगर प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य शहर में यातायात प्रबंधन को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाना है। इसमें स्मार्ट सिग्नल, जीपीएस आधारित बस ट्रैकिंग, रियल टाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग और डिजिटल सूचना बोर्ड जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक जाम कम होंगे, सार्वजनिक परिवहन अधिक विश्वसनीय बनेगा और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। परियोजना के तहत प्रमुख चौराहों पर सेंसर और कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि वाहनों की आवाजाही का बेहतर तरीके से नियंत्रण किया जा सके। भुवनेश्वर शहर में सोमवार को घटनाक्रम तेज रहा। कमांडो क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जिसे पहले अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और बाद में कार ने 3 किलोमीटर तक घसीटा। वहीं बीजेडी नेता और पूर्व मंत्री सुशांत सिंह का अपोलो अस्पताल में 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे राजनीतिक हलकों में शोक की लहर है। शहर के सार्वजनिक पुस्तकालय सीटों की कमी से जूझ रहे हैं। छात्र पार्कों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। दूसरी ओर दमाना स्क्वायर में 25 एकड़ में आईटी पार्क परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित की गई है, जो रोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी। पटना में बिहार बंद के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बंद का आह्वान नीट परीक्षा लीक विवाद को लेकर किया गया था, जिसमें छात्र संगठनों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। स्थिति तनावपूर्ण बनी रही और प्रशासन ने अतिरिक्त बल तैनात कर कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर छात्रों और युवाओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जश्न मनाया। नीट पेपर लीक विवाद में उपजे आंदोलन के बीच यह इस्तीफा छात्रों के लिए पहली जीत माना गया। चौक पर मिठाइयां बंटी, नारे लगाए गए और प्रदर्शनकारियों ने कहा यह केवल शुरुआत है। वे परीक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। माहौल उत्साहपूर्ण रहा, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। यह जश्न छात्रों के संघर्ष और उनकी आवाज की ताकत का प्रतीक बन गया। रांची में चिकित्सा ढांचे को लेकर हाल ही में कई अहम घोषणाएं हुई हैं। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी शुरू होने जा रही है, जिससे जटिल ऑपरेशन में मरीजों को अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी। अस्पताल को 200 नए वेंटिलेटर मिले हैं और ऑर्थोपेडिक वार्ड का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट क्लासरूम और नई रेडियोथेरेपी मशीन की खरीद को मंजूरी दी गई है। इन सुधारों का उद्देश्य रिम्स को देश के शीर्ष सरकारी मेडिकल संस्थाओं में शामिल करना है। यह कदम झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वाराणसी स्थित सब्जी अनुसंधान संस्थान और श्रीराम फार्म सॉल्यूशंस के बीच हाल ही में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस एमओयू के तहत मूली, पालक, मटर, लोबिया और भिंडी जैसे 5 सब्जी फसलों के लिए ब्रीडर बीज श्रीराम उद्योग को हस्तांतरित किए जाएंगे। उद्देश्य है किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाली किस्में पहुंचाना और उत्पादन क्षमता बढ़ाना। यह समझौता आईसीएआर के 98वें स्थापना दिवस पर हुआ, जिससे सार्वजनिक अनुसंधान और निजी क्षेत्र के सहयोग को नई दिशा मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सब्जी उत्पादन में स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।